बयान 6। तेज सिंह को विजयगढ़ की तरफ विदा कर वीरेंद्र सिंह अपने महल में आए, मगर किसी काम में उनका दिल न लगता था। हरदम चंद्रकांता की याद में सिर झुकाए बैठे रहना और जब कभी निराश हो जाना तो चंद्रकांता की तस्वीर अपने सामने रखकर बातें किया करना या पलंग पर लेट मुंह ढाँप खूब रोना, बस यही उनका काम था। अगर कोई पूछता तो बातें बना देते। वीरेंद्र सिंह के बाप सुरेंद्र सिंह को वीरेंद्र सिंह का सब हाल मालूम था, मगर क्या करते, कुछ बस नहीं चलता था, क्योंकि विजयगढ़ का राजा उनसे बहुत जबरदस्त था और हमेशा उन पर हुकूमत रखता था। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह को विजयगढ़ जाती बार कह दिया था कि तुम आज ही लौट आना। रात 12 बजे तक वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की राह देखी। जब वह न आए तो उनकी घबराहट और भी ज्यादा हो गई। आखिर अपने को संभाला और मसहरी पर लेट दरवाजे की तरफ देखने लगे। सवेरा होने ही वाला था कि तेज सिंह पीठ पर एक गट्ठा लादे आ पहुँचे। पहरे वाले इस हालत में इनको देख हैरान थे, मगर खौफ से कुछ कह नहीं सकते थे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह के कमरे में पहुंचकर देखा कि अभी तक वे जाग रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तेज सिंह को देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, कहो भाई, क्या खबर लाए? तेज सिंह ने वहां का सब हाल सुनाया। चंद्रकांता की चिट्ठी हाथ पर रख दी, अहमद को गठरी खोलकर दिखा दिया और कहा, यह चिट्ठी है और यह सौगात है। वीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए। चिट्ठी को कई मर्तबा पढ़ा और आंखों से लगाया। फिर तेज सिंह से कहा, सुनो भाई, इस अहमद को ऐसी जगह रखो जहां किसी को मालूम न हो। अगर जय सिंह को खबर लगेगी तो फसाद बढ़ जाएगा। तेज सिंह, इस बात को मैं पहले से सोच चुका हूँ। मैं इसको एक पहाड़ी खोह में रख आता हूँ, जिसको मैं ही जानता हूँ। यह कहकर तेज सिंह ने फिर अहमद की गठरी बांधी और एक प्यादे को भेजकर देवी सिंह नामी अय्यार को बुलाया, जो तेज सिंह का शागिर्द, दिली दोस्त और रिश्ते में साला लगता था तथा अय्यारी के फन में भी तेज सिंह से किसी तरह कम न था। जब देवी सिंह आ गए तब तेज सिंह ने अहमद की गठरी अपनी पीठ पर लादी और देवी सिंह से कहा, आओ हमारे साथ चलो, तुमसे एक काम है। देवी सिंह ने कहा, गुरुजी वह गठरी मुझको दो, मैं ले चलूं। मेरे रहते यह काम आपको अच्छा नहीं लगता। आखिर देवी सिंह ने वह गठरी पीठ पर लाद ली और तेज सिंह के पीछे चल पड़े। वे दोनों शहर के बाहर ही जंगल और पहाड़ियों में पेचीदे रास्तों में जाते जाते 2 कोस के करीब पहुंचकर एक अंधेरी खोह में घुसे। थोड़ी देर चलने के बाद कुछ रोशनी मिली। वहां जाकर तेज सिंह ठहर गए और देवी सिंह से बोले, गठरी रख दो। देवी सिंह गठरी रखकर, गुरुजी, यह तो अजीब जगह है, अगर कोई आए भी तो यहाँ से जाना मुश्किल हो जाए। तेज सिंह, सुनो देवी सिंह, इस जगह को मेरे सिवाय कोई नहीं जानता, तुमको अपना दिली दोस्त समझ कर ले आया हूँ। तुम्हें अभी बहुत कुछ काम करना होगा। देवी सिंह, मैं आपका ताबेदार हूँ। तुम गुरु हो, क्योंकि अय्यारी तुम्ही ने मुझको सिखाई है। अगर मेरी जान की जरूरत पड़े तो मैं देने को तैयार हूँ। तेज सिंह, सुनो और जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखो। यह सामने जो पत्थर का दरवाजा देखते हो, इसको खोलना सिवाय मेरे कोई भी नहीं जानता, या फिर मेरे उस्ताद जिन्होंने मुझको अय्यारी सिखाई वे जानते थे। वे तो अब नहीं हैं, मर गए। इस समय सिवाय मेरे कोई नहीं जानता और मैं तुमको इसका खोलना बतलाए देता हूँ। जिस जिस को मैं पकड़ कर लाया करूँगा, इसी जगह लाकर कैद किया करूँगा, जिससे किसी को मालूम न हो और कोई छुड़ा के भी न ले जा सके। इसके अंदर कैद करने से कैदियों के हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हिफाजत के लिए
एक खुलासी बेड़ी उनके पैरों में डाल देनी पड़ेगी, जिससे वह धीरे धीरे चल फिर सके। कैदियों के खाने पीने की भी फिक्र तुमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर एक छोटी सी कुदरती नहर है, जिसमें बराबर पानी रहता है। यहाँ मेवों के दरख्त भी बहुत हैं। इस अय्यार को इसी में कैद करते हैं। इसके बाद महाराज से यह बहाना करके कि आजकल मैं बीमार रहता हूँ, अगर 1 महीने की छुट्टी मिले तो आबोहवा बदल आऊं, महीने भर की छुट्टी ले लो। मैं कोशिश करके तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। तब तुम भेष बदलकर विजयगढ़ जाओ और बराबर वहीं रहकर इधर-उधर की खबर लिया करो। जो कुछ हाल हो मुझसे कहा करो, और जब मौका देखो तो बदमाशों को गिरफ्तार करके इसी जगह ला उनको कैद भी कर दिया करो। और भी बहुत सी बातें देवी सिंह को समझाने के बाद तेज सिंह दरवाज़ा खोलने चले। दरवाजे के ऊपर एक बड़ा सा चेहरा शेर का बना हुआ था, जिसके मुंह में हाथ बखूबी जा सकता था। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस चेहरे के मुंह में हाथ डालकर इसकी जुबान बाहर खींचो। देवी सिंह ने वैसा ही किया और हाथ भर के करीब जुबान खींच ली। उसके खींचते ही एक आवाज हुई और दरवाजा खुल गया। अहमद की गठरी लिए हुए दोनों अंदर गए। देवी सिंह ने देखा कि वह खूब खुला सी जगह, बल्कि कोस भर का साफ मैदान है। चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जिन पर किसी तरह आदमी चढ़ नहीं सकता। बीच में एक छोटा सा झरना पानी का बह रहा है और बहुत से जंगली मेवों के दरख्तों से अजब सुहावनी जगह मालूम होती है। चारों तरफ की पहाड़ियां नीचे से ऊपर तक छोटे छोटे करजनी, घुंची, बेर, मकोये, चिरौंजी वगैरह के घने दरख्तों और लताओं से भरी हुई हैं। बड़े बड़े पत्थर के ढोके मस्त हाथी की तरह दिखाई देते हैं। ऊपर से पानी गिर रहा है, जिसकी आवाज बहुत भली मालूम होती है। हवा चलने से पेड़ों की सरसराहट और पानी की आवाज तथा बीच में मोरों का शोर और भी दिल को खींच लेता है। नीचे जो चश्मा पानी का पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता हुआ बह रहा है, उसके दोनों तरफ जामुन के पेड़ लगे हुए हैं और पके जामुन उस चश्मे के पानी में गिर रहे हैं। पानी भी चश्मे का इतना साफ है कि जमीन दिखाई देती है, कहीं हाथ भर, कहीं कमर बराबर, कहीं उससे भी ज्यादा होगा। पहाड़ों में कुदरती खोह बने हैं, जिनके देखने से मालूम होता है कि मानो ईश्वर ने यहाँ सैलानियों के रहने के लिए कोठरियां बना दी हैं। चारों तरफ की पहाड़ियां ढलवा और बनिस्बत नीचे के ऊपर से ज्यादा खुलासा थी और उन पर बादलों के टुकड़े छोटे छोटे शामियानों का मजा दे रहे थे। यह जगह ऐसी सुहावनी थी कि वर्षों रहने पर भी किसी की तबीयत न घबराए, बल्कि खुशी मालूम हो। सुबह हो गई, सूरज निकल आया। तेज सिंह ने अहमद की गठरी खोली। उसका अय्यारी का बटुआ और खंजर जो कमर में बंधा था ले लिया और एक बेड़ी उसके पैर में डालने के बाद होशियार किया। जब अहमद होश में आया और उसने अपने को इस दिलचस्प मैदान में देखा, तो यकीन हो गया कि वह मर गया है और फरिश्ते उसको यहाँ ले आए हैं। लगा कलमा पढ़ने। तेज सिंह के उसके कलमा पढ़ने पर हंसी आई, बोले, मियाँ साहब, आप हमारे कैदी हैं, इधर देखिए। अहमद ने तेज सिंह की तरफ देखा, पहचानते ही जान सूख गई, समझ गया कि तब न मरे तो अब मरे। बीवी केतकी की सूरत आंखों के सामने फिर गई। खौफ ने उसका गला ऐसा दबाया कि एक हर्फ भी मुंह से न निकल सका। अहमद को उसी मैदान में चश्मे के किनारे छोड़ दोनों अय्यार बाहर निकल आए। तेज सिंह ने देवी सिंह से कहा, इस शेर की जुबान जो तुमने बाहर खींच ली है, उसी के मुंह में डाल दो। देवी सिंह ने वैसा ही किया। जुबान उसके मुंह में डालते ही जोर से दरवाजा बंद हो गया और दोनों आदमी उसी पेचीदी राह से घर की तरफ रवाना हुए।
पहर भर दिन चढ़ा होगा जब ये दोनों लौटकर वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, अहमद को कहाँ कैद करने ले गए थे जो इतनी देर लगी? तेज सिंह ने जवाब दिया, एक पहाड़ी खोह में कैद कर आया हूँ। आज आपको भी वह जगह दिखाऊंगा, पर मेरी राय है कि देवी सिंह थोड़े दिन भेष बदलकर विजयगढ़ में रहे। ऐसा करने से मुझको बड़ी मदद मिलेगी। इसके बाद वह सब बातें भी वीरेंद्र सिंह को कह सुनाई जो खोह में देवी सिंह को समझाई थी, और जो कुछ राय ठहरी थी वह भी कहा, जिसे वीरेंद्र सिंह ने बहुत पसंद किया। स्नान पूजा और मामूली कामों से फुर्सत पा दोनों आदमी देवी सिंह को साथ लिए राज दरबार में गए। देवी सिंह ने छुट्टी के लिए अर्ज किया। राजा देवी सिंह को बहुत चाहते थे, छुट्टी देना मंजूर न था। कहने लगे, हम तुम्हारी दवा यहाँ ही कराएंगे। आखिर वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह की सिफारिश से छुट्टी मिली। दरबार बर्खास्त होने पर वीरेंद्र सिंह राजा के साथ महल में चले गए और तेज सिंह अपने पिता जीत सिंह के साथ घर आए। देवी सिंह को भी साथ लाए और सफर की तैयारी कर उसी समय उनको रवाना कर दिया। जाती दफा उन्हें और भी बातें समझा दी। दूसरे दिन तेज सिंह अपने साथ वीरेंद्र सिंह को उस घाटी में ले गए जहां अहमद को कैद किया था। कुमार उस जगह को देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, भाई, इस जगह को देखकर तो मेरे दिल में बहुत सी बातें पैदा होती हैं। तेज सिंह ने कहा, पहले फल इस जगह को देखकर मैं तो आपसे भी ज्यादा हैरान हुआ था, मगर गुरुजी ने बहुत कुछ हाल वहां का समझाकर मेरी दिलजमई कर दी थी, जो किसी दूसरे वक्त आपसे कहूँगा। वीरेंद्र सिंह इस बात को सुनकर और भी हैरान हुए और उस घाटी की कैफियत जानने के लिए जिद करने लगे। आखिर तेज सिंह ने वहां का हाल जो कुछ अपने गुरु से सुना था कहा, जिसे सुनकर वीरेंद्र सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, वे इतना खुश क्यों हुए और यह घाटी कैसी थी? यह सब हाल किसी दूसरे मौके पर बयान किया जाएगा। वे दोनों वहां से रवाना होकर अपने महल आए। कुमार ने कहा, भाई, अब तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया है। जी मैं आता है कि जयसिंह से लड़ जाऊं। तेज सिंह ने कहा, आपका हौसला ठीक है, मगर जल्दी करने से चंद्रकांता की जान का खौफ है। आप इतना घबराते क्यों हैं? देखिए तो क्या होता है। कल मैं फिर जाऊंगा और मालूम करूंगा कि अहमद के पकड़े जाने से दुश्मनों की क्या कैफियत हुई। फिर दूसरी बार आपको ले चलूंगा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, नहीं, अब की बार मैं जरूर चलूंगा। इस तरह एकदम डरपोक होकर बैठे रहना मर्दों का काम नहीं। तेज सिंह ने कहा, अच्छा, आप भी चलिए, हर्ष क्या है? मगर एक काम होना जरूरी है, जो यह कि महाराज से 5-4 रोज के लिए शिकार की छुट्टी लीजिए और अपनी सरहद पर डेरा डाल दीजिए। वहां से कुल 2.5 कोस चंद्रकांता का महल रह जाएगा, तब हर तरह का सुविधा होगा। इस बात को वीरेंद्र सिंह ने भी पसंद किया और आखिर यही राय पक्की ठहरी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनको जान से ज्यादा चाहते थे, साथ ले रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था तब नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर इन लोगों का डेरा पड़ गया। रात भर वहां मुकाम रहा और यह राय ठहरी कि पहले तेज सिंह विजयगढ़ जाकर हाल चाल ले आएं। बयान 7। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी न पकड़ ले जाए। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था। मगर महाराज जय सिंह के दरबार में रोज आता और वीरेंद्र सिंह के प्रति
उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जय सिंह जरूर तुमको मंत्री वजीर बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में नहाए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम गम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद न हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर देखा जाएगा। यह कह क्रूर सिंह से विदा हो बालाधवी तो लेने के लिए गश्त करना के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। यह भी खबर लाए कि 2 दिन बाद सूतक निकल जाने पर महाराज जय सिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह देखो, क्रूर ने अपने बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह सच है, वह नालायक जहां तक भी होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में न जाकर दरबार ही का हाल चाल लूंगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह आप जल्दी न करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र जो भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या सूझता था, एक न मानी और चलने के लिए तैयार हो ही गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी ऐसी मर्जी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे जिसका हाल पहले लिख चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमंद फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर-उधर निगाह दौड़ा कर देखने लगे। बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शमादान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थीं। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर-उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया, बदन में कंपकंपी होने लगी, यहाँ तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की यह हालत देख तेज सिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपने अयारी बटुए से लखलखा निकाल सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कराऊं, तब आपको ले चलूं। यह कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थीं। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी इतने दिन कहाँ रहे?
क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब की आए तो अकेले ही आए। वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते, शर्मिंदा होकर। डींग क्यों मारते हैं? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जी कर क्या करूंगी, कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बंध गई। तेज सिंह उसकी हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी न पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूँ। यह कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत की, मोहब्बत की बात करने लगे। अब जमाने का उलटफेर देखिए। घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हुए हो? नाजिम, हुआ क्या, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ न बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा कहो, क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया और इस समय बाग में हंसी के कहखे उड़ रहे हैं। यह सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहा तो बाप के जाहिरी गम में वह सर मुड़ाए बरसाती मेंढक बना बैठा था। 13 रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था, मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में न रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंगढंग औंधी हांडी सा सिर लिए महाराज जय सिंह के पास पहुंचा। जय सिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देख हैरान हो बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं। उन्होंने तो पैदा किया, परवरिश आपकी बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा। जय सिंह गुस्से में आकर, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी। जय सिंह दांत पीसकर, जल्दी बताओ, वह कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जय सिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे, इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती, साफ साफ जल्द बताओ, क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। यह सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह वहां जाता हूँ। बयान 8। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है। अचानक एक काला क्लूटा आदमी सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इस सब के बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर से नीचे के नीचे दांत खोल तेज सिंह की तरफ दिखाया, तब बोला, खबरी भई राजा को, तुमरी सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जाती दफा चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। यह देख सब हैरान हो गए और डरे कि यह पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले,
चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देख कर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहाँ न आए इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और यह कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, जल्दी से, अब बात करने का मौका नहीं रहा। यह कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कमंद के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू पर चपला से बोली, यह क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसी डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रख कर देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है, वे जरूर आते होंगे। चंपा बोली, न मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि यह क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रहीं। इतने में ही बाग के चारों तरफ शोरगुल की आवाजें आने लगी। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर आने लगे। मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सबकी सब उठ खड़ी हुईं। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने, इतना कहकर चुप हो रही। जय सिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा, इसीलिए चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? ओस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जय सिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। न मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है, बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा दिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह न देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन न करे। यह सोच हरि सिंह नाम के एक चौकीदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कह रहे हैं? उसने कहा, अभी महल से आए हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। यह सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर? बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है। यह इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक, गधा, पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जय सिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। यह कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझको तो यह खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। यह सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को डोट। थोड़ी देर में नाजिम भी हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई?
उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी, वही जानता होगा। जीने से नाउम्मीद हो चुका था, डरता हुआ बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर। शायद किसी तरह भाग गया होगा। जय सिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाए। बस इतने ही पर छोड़ देता हूँ, आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर तू वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे दो तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनको महल के बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए, मगर मारे गुस्से के रात भर उन्हें नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे, यह उम्मीद भी न रही। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ, यह तेरी ही बदौलत हुआ। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते वह अपना डेरा सरहद पार ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता, कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जय सिंह महल में देख भी ले। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिषी हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, यह कैसे पकड़ा जाएगा, वह फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिलाया जाए और वे यहाँ आकर और कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाए। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चलें और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आएं। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है। बयान 9। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछे तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद, तुम कहाँ थे अब तक। नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट कर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है। सभी ने उसको पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊंगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुँचता हूँ। यह कह वहां से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरेंद्र सिंह से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया, सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए।
नंगे सिर, हाथ पैर, मुंह पर धूल डाले, रोते पीटते महाराज जय सिंह के दरबार में पहुंचे। इनकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या करता है? तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की, दुहाई दुहाई। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया, हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौकीदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल, तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज। यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया, झूठ बोलता है। मुसलमान सब उसके दोस्त हैं। दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौकीदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए न बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने के पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जय सिंह को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया बयान के बाहर है। हुक्म दिया, एक, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद के बाहर हो जाए। 2, उसका मकान लूट लिया जाए। 3, उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। 4, रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है। ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता, कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो जाते कहाँ हो? भाई पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हथ तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाता। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपए आगे रखवा दिया और कहा, ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है। महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतना तो मेरी जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखे कितना उठाता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपए उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तामील की गई, घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए,
मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से। उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि उससे कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इस वक्त कहाँ से लाएं? तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चले चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊंगा। देखो शैतान का बच्चा वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहा है। बयान 10। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा, चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता इन सभी ने भी सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया? देखिए यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं या नौगढ़ या विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूँ कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। हाय, इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिलहत दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेकबख्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया।